भारत की बड़ी मेटल्स और माइनिंग में काम करने वाली कंपनी वेदांता लिमिटेड ने 29 सितंबर 2023 को अपनी कंपनी का डीमर्जर करने का निर्णय लिया। वेदांता देश की बड़ी आयरन और माइनिंग कंपनी है और वो ऑयल एंड गैस, मेटल्स, पावर जैसे सेगमेंट में काम करती है। इस डीमर्जर में कंपनी ने अपने वेदांता लिमिटेड को 6 अलग हिस्सों में अपने बिजनेस सेगमेंट के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया है, जिसमें वेदांता लिमिटेड, वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल्स, वेदांता पावर और वेदांता बेस मटेरियल शामिल है। जिसमें अब इन्वेस्टर्स को एक वेदांता लिमिटेड के शेयर पर 5 नए वेदांता ग्रुप के शेयर्स मिलेंगे। इस डीमर्जर की प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 1 साल लग सकता है। अमूमन जब कंपनियों को अपना बिजनेस किसी स्पेसिफिक सेक्टर में डेवलप करना होता है तो वो इसे अलग एंटिटी में डिवाइड करते हैं। वेदांता भारत की बड़ी कंपनी है और आज के डेट में कंपनी का मार्केट कैपिटल 83,000 करोड़ है। वेदांता के इस डीमर्जर की पूरी कहानी से पहले हम वेदांता का पूरा बिजनेस मॉडल समझेंगे, जिसके वजह से इस डीमर्जर के पीछे वेदांता की रणनीति क्या है ये हम ठीक से समझ सकते हैं। वेदांता लिमिटेड ये कंपनी अपने पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज के अंडर आती है, जिसे लीड करते हैं भारत के मशहूर बिजनेसमैन श्री अनिल अग्रवाल जी। अगर हम कंपनी का बिजनेस देखें तो कंपनी अपने आप में ही एक पैरेलल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी जैसी दिखती है, यानी एक पीएसयू की तरह दिखती है, जहां कंपनी माइनिंग, मिनरल्स, मेटल्स, ऑयल एंड गैस, पावर, पोर्ट जैसे बिजनेस में अपना प्रेजेंस रखती है। कंपनी का मोस्टली रेवेन्यू बेस मेटल्स कमोडिटीज से आता है, जिसमें कंपनी लीड, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर जैसे मेटल्स में लीडिंग प्लेयर है, जिसमें हिंदुस्तान जिंक के माध्यम से जिंक माइनिंग और एक्सट्रैक्शन में वेदांता का देश में 77% तक का मार्केट शेयर है, जिसमें कंपनी की भारत में रामपुरा अगुचा में दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड लीड जिंक माइन है। कंपनी के पास जिंक के 460 मिलियन मेट्रिक टन के रिजर्व है और जिसकी माइनिंग लाइफ और 25 साल है। वही कंपनी लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है, जो हेड टू हेड कॉम्पिटिटर है आदित्य बिरला ग्रुप की हिंडाल्को की, जहां कंपनी के ओडिशा के झारसुगड़ा और छत्तीसगढ़ के कोरबा में एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स है। स्मेल्टर्स यानी मेटल्स को किसी कंपाउंड से अपनी मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर हीट करने के बाद उसे एक्सट्रैक्ट करना। भारत की प्राइमरी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में वेदांता का 36% तक का मार्केट शेयर है, जो डायरेक्ट B2B सप्लायर है पावर सिस्टम्स, ऑटोमोटिव सेक्टर्स, एरोस्पेस, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के एप्लीकेशंस में। इसी के साथ आयरन ओर में कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है मर्चेंट पिग आयरन प्रोडक्शन और उसे एक्सपोर्ट करने में। ऑयल एंड गैस सेगमेंट में कंपनी केन इंडिया के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में 25% तक का क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में काम करती है, जिसके लिए कंपनी की दुनिया की लॉन्गेस्ट हीटेड पाइपलाइन है राजस्थान के बाड़मेर से गुजरात के कोस्टल एरिया तक, जिसके लिए कंपनी को रिसेंटली 10 साल का एक्सटेंशन मिला है राजस्थान में ब्लॉक प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। ऑयल एंड गैस सेक्टर में कंपनी नेचुरल गैस में भी बड़ा सप्लायर है। इस सेक्टर में कंपनी B2B सप्लायर है हाइड्रोकार्बन रिफाइनरीज को रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल सप्लाई करने का। साथ ही कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर के फर्टिलाइजर सेगमेंट में काम करने वाली कंपनीज को नेचुरल गैस भी सप्लाई करती है। इसी के साथ कंपनी पावर सेक्टर में भी अपना प्रेजेंस रखती है, जिसमें कंपनी के पंजाब में तलवंडी साबो, ओडिशा में झारसुगड़ा और लंजीगढ़ और छत्तीसगढ़ के कोरबा में। प्राइवेट सेक्टर में वेदांता एक प्लेयर है जिसका 2000 मेगावाट पावर प्लांट पंजाब के तलवंडी साबो में है। पावर सप्लाई के लिए कंपनी काम करने के साथ साथ अपने एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स को रन करने के लिए भी काम करता है। फेरस और क्रोमियम अलॉयज, जिसके लिए कंपनी के पास ओडिशा में ओस्तपाल क्रोमाइट माइंस के माध्यम से 290 किलो टन पर एनम फेरस एंड क्रोमियम माइनिंग की कैपेसिटी है, जिसमें कंपनी के पास 100 मेगावाट तक का पावर प्लांट भी है। साथ ही मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए कॉपर जैसे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में कंपनी काम करती है, जिसके लिए साउथ इंडिया में तुतीकोरिन और सिल्वासा में कंपनी के प्लांट्स है। एट प्रेजेंट तुतीकोरिन प्लांट फिलहाल किसी कारणों की वजह से ऑपरेशनल नहीं है। इन सब मेटल्स के अलावा कंपनी भारत की एकमात्र निकेल कोबाल्ट एक्सट्रैक्शन में काम करने वाली कंपनी है। साथ ही मेटल्स माइनिंग के अलावा कंपनी प्राइवेट कमर्शियल पोर्ट बिजनेस में एक्टिव है, जिसके लिए कंपनी वाइजैक जनरल कार्गो बर्थ ऑपरेट करती है, जो मल्टी कार्गो के लिए विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी के साथ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट साइन कर चुकी है। इसके अलावा कंपनी चर्चा में आई थी अपने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले ग्लास प्रोडक्शन करने के लिए, जिसे कंपनी सिस्टर कंसर्न कंपनी ट्विन स्टार के माध्यम से काम करेगी, जिसके लिए वेदांता ग्रुप 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी और ये एक्सपेक्टेड है कि 2027 तक ये प्लांट कमर्शियली ऑपरेट हो जाएगा।
कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन और ईवीज के लिए सेमीकंडक्टर महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल है। फिलहाल देश में 100% सेमीकंडक्टर इंपोर्ट होता है, जिसमें वेदांता ग्रुप की ये कोशिश है कि वो इस सेगमेंट में एंट्री करके भारत में सेमीकंडक्टर सेगमेंट में एक बड़ा लीडर बन सके। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है, जहां 2022-2023 में ये इंडस्ट्री 2 लाख करोड़ की है। तो ये फोरकास्ट है कि 2027 तक ये इंडस्ट्री 4 गुना ग्रो होकर 8 लाख करोड़ की होने वाली है, जिसकी वजह से वेदांता ग्रुप डिस्प्ले ग्लास और सेमीकंडक्टर सेगमेंट में अपना सारा जोर लगाए हुए है। इसमें कंपनी का रेवेन्यू ओवरऑल इंडिया से 65%, मलेशिया से 9% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 26% आता है। जहां अगर कंपनी के रेवेन्यू सेगमेंट वाइज देखते हैं तो एल्यूमिनियम सेगमेंट से 39%, जिंक और सिल्वर से 26%, कॉपर से 12%, ऑयल एंड गैस से 9%, आयरन ओर से 4%, पावर सेगमेंट से 4% और अदर बिजनेसेस से 6% आता है। और अपने कंपनी के इन्हीं अलग अलग वर्टिकल्स को देखकर कंपनी ने अपने वेदांता लिमिटेड को 6 अलग अलग कंपनी में डीमर्जर करने का फैसला किया है, जिसमें अब कंपनी के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि वो अपने हर सेगमेंट को एक स्पेसिफिक इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट के साथ ग्रो कर सके। पिछले 2 साल के रेवेन्यूज़ को देखें तो ऑयल एंड गैस में 21% की इंक्रीमेंट हुई है, तो जिंक में 20% की इंक्रीमेंट हुई है, एल्यूमिनियम से 2% की इंक्रीमेंट हुई है। लेकिन एल्यूमिनियम ये वेदांता का से ज़्यादा रेवेन्यू प्रोवाइड करने वाला कंपोनेंट है। पावर सेक्टर से कंपनी को पिछले 2 साल में 23% की इंक्रीमेंट हुई है। इसी के साथ आयरन ओर में कंपनी की 3% की रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, तो स्टील में 21% की ग्रोथ हुई है। इसी के साथ फेरस और क्रोमियम अलॉयस के कंपोनेंट में कंपनी का रेवेन्यू 8% घटा, तो कॉपर के प्रोडक्शन से 15% से बढ़ा है। इस सब में वेदांता रिस्ट्रक्चरिंग अपने इन्हीं सेगमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए कर रही है। वेदांता का बिजनेस पोर्टफोलियो देखते हैं तो माइनिंग और मेटल्स की एक कंपनी के पास पूरा पोटेंशियल दिखता है कि वो कंपनी इंडिया के टॉप 10 कंपनीज में शामिल हो। एट प्रेजेंट FY23 में कंपनी ने 14,150 करोड़ का पोर्टफोलियो प्रॉफिट जनरेट किया था, मगर फिर भी कंपनी के शेयर्स ने पिछले 1 साल में 18% के नेगेटिव रिटर्न दिए, तब जब निफ्टी सेंसेक्स अपने रिकॉर्ड हाई पर है। अनुमान वेदांता का ये पिक्चर दिखता उतना सिंपल नहीं है, जहां वेदांता की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज के ऊपर 60,000 करोड़ रुपए का डेट है और कंपनी को आने वाले 3 साल तक उसे पे करना है। वेदांता अपना डेट कम करने के लिए अपने एसेट्स बेचकर फंड्स हासिल कर रही है, लेकिन फिर भी कंपनी का डेट कुछ कम नहीं हो रहा है। अपने स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बावजूद कंपनी के स्टॉक्स में गिरावट आई। साथ ही कंपनी के पिछले ग्लोबल बॉन्ड्स की वैल्यू कम हुई है, जिसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि ओवरऑल वैल्यूएशन में कमी आ रही है और वेदांता को आगे फंड रेस करना मुश्किल जा रहा है। वही कंपनी के 17,000 करोड़ के बॉन्ड्स 2025 में मैच्योर होने वाले हैं। इस डेट की वजह से वो जो बॉन्ड्स रिडम्पशन करना है कंपनी के लिए मुश्किल होगा, जिसके वजह से आने वाले समय में कंपनी को डेट क्लियर करना फर्स्ट प्रायोरिटी है। और यही एक कारण हो सकता है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डिंग को डीमर्ज करके उसे अलग अलग इंडिविजुअल्स कंपनीज में कन्वर्ट किया, जिसमें कंपनी अब अपने अंडर परफॉर्मिंग सेगमेंट के एसेट्स को सेल करके फंड्स हासिल कर सकती है। साथ ही डीमर्जर के बाद शेयर्स डिवाइड हो जाएंगे, जिसके वजह से कंपनी स्टेप बाय स्टेप एक एक सेगमेंट को डेट से बाहर निकाल सकता है। वही अगर इंडिपेंडेंट सिंगल एंटिटी होती तो उसे डेट से बाहर निकालना कंपनी के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। वेदांता, जिसका मार्केट कैपिटल एक समय 1 लाख करोड़ था और इतनी बड़ी कंपनी डेट ट्रैप में फंसना, वो भी डाइवर्सिफाइड सेक्टर में, जहां देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पीक पर है, जो मेजर कंज्यूमर है मेटल्स का। साथ ही कंपनी की मुश्किलें तब बढ़ी जब बड़ी रेटिंग एजेंसीज ने इसे डाउनग्रेड करने लगी। रिसेंटली मूडीज ने वेदांता की रेटिंग घटाने का मुख्य कारण कंपनी के ऊपर 60,000 करोड़ के कर्ज के भुगतान पर ही था, जहां मूडीज का यह कहना था कि कंपनी अपने कर्ज को समय पर रिपे करने के लिए असफल हो सकती है, जिसके वजह से कंपनी को अपने इंपॉर्टेंट एसेट्स को बेचना पड़ सकता है। और यही देखकर रिटेल इन्वेस्टर्स इसे एक स्कैम या फिर फ्रॉड की तरह देख रहे हैं, जहां एक जगह वेदांता हाई डिविडेंड पेई कंपनी है और कंपनी डिसेंट प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है, फिर भी कंपनी पर इतना कर्जा कैसे बढ़ रहा है। अनुमान बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्टॉक्स को सेल कर देते हैं, बाद में वो लोगों तक उस न्यूज़ का आउटकम आता है और सबसे आखिरी रिटेल इन्वेस्टर्स ही रह जाते हैं, जो ये होप में रहते हैं कि कुछ पॉजिटिव आउटकम आएगा। पास्ट में एडीएजी ग्रुप के शेयर्स में यही देखा, वही यस बैंक जैसे स्टॉक्स में भी यही देखने को मिला है। तो क्या वेदांता में वही चीज़ हो रही है, या वाकई कोई प्रॉब्लम है, या फिर कंपनी में अभी भी कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, या कंपनी की ये कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी है, ये हम आगे देखेंगे।
वेदांता की 60,000 करोड़ की डेट की कहानी की शुरुआत होती है साल 2018 में, जब वेदांता ग्रुप ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज से अपनी कंपनी को सक्सेसफुली डीलिस्ट किया था। वेदांता ये साल 2003 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी थी। कंपनी के तमिलनाडु के तुतिकोरिन प्लांट की वजह से और जाम्बिया के कोनकोना कॉपर प्लांट पर पोल्यूशन और टैक्स वायलेशन के एलिगेशन लगे थे, जिसके वजह से स्थानिक तमिलनाडु में लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, जिस प्रोटेस्ट में 13 प्रोटेस्टर्स पुलिस फायरिंग में मारे गए। इस बात का मुद्दा बनाकर यूके में अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज वेदांता के अगेंस्ट में इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके वजह से लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर वेदांता के स्टॉक्स में जोरदार गिरावट आई और ये डिमांड आई कि ये फर्म एक्सचेंज से डीलिस्ट की जाए, जिसमें वोल्कैन इन्वेस्टमेंट्स ने स्टॉक खरीदकर वेदांता रिसोर्सेज को लंदन स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट किया और उसे एक प्राइवेट कंपनी बना दिया। साल 2020 में कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में इकोनॉमिकल स्लोडाउन आया था। इसका बड़ा इम्पैक्ट ग्लोबल कमोडिटीज़ पर भी पड़ा था। सभी प्रोडक्शन प्लांट शट डाउन होने की वजह से ग्लोबल लेवल पर मेटल्स और ऑयल एंड गैसेस के प्राइसेस में जोरदार गिरावट आई, जिसका बड़ा इम्पैक्ट वेदांता जैसे कमोडिटी ड्रिवन कंपनीज पर पड़ा। वेदांता ये मेटल एक्सट्रैक्शन करने के बाद उसे प्रोसेस करके रॉ फॉर्म में उसे सेल करता है। तो जब भी इंटरनेशनल मार्केट में मेटल्स के भाव बढ़ते हैं तो वेदांता का कैश फ्लो मार्जिन बढ़ जाता है, और अगर भाव गिर जाते हैं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट वेदांता के प्रॉफिट्स पर दिखता है। और जो यही कारण है कि वेदांता का चार्ट और ग्लोबल कमोडिटी इंडाइसेस का चार्ट लगभग एक दूसरे से रिजेंबल करता है। साल 2020 में वेदांता के स्टॉक्स में भी जोरदार गिरावट आई थी, जहां कंपनी के शेयर 60 रुपये तक आ पहुंचे थे। जहां बेस मेटल और पूरे कमोडिटीज़ के भाव अपने लोएस्ट पर थे। ये इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म है ये समझकर कंपनी ने इसे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी में बदलने का फैसला किया, जब कंपनी ने सितंबर 2020 में अपने कंपनी की डीलिस्टिंग की अनाउंसमेंट की। अब डीलिस्टिंग करना मतलब इसे भी वो एक प्राइवेट कंपनी बनाकर अपना फुल 100% कंट्रोल कंपनी पर लेना चाहते थे। LIC, जिसके पास उस वक्त 6.37% शेयर होल्डिंग थी, जिसमें LIC ने अपने सारे शेयर्स वेदांता के फ्लोर प्राइस 87 रुपीज़ के मुकाबले 267% प्रीमियम पर 320 रुपीज़ पर शेयर रखा, जिसमें वेदांता को इस टेंडरिंग से 134 करोड़ शेयर एक्वायर करना था। मगर LIC की टेंडरिंग वैल्यू हाई होने की वजह से वेदांता सेल ड्राइव में ये 125 करोड़ इक्विटी शेयर्स ही एक्वायर कर पाए, जिसकी वजह से वेदांता का ये डीलिस्टिंग का प्रयास असफल रहा। शॉर्ट टर्म में गिरावट आने की वजह से सस्ते दामों पर शेयर्स ट्रेड कर रहे थे, जिसका लॉन्ग टर्म का कमोडिटी इंडाइसेस का टारगेट देखते जब बाकी सब लोग शेयर्स बेच रहे थे, तब वेदांता के प्रमोटर्स ने सस्ते दामों पर शेयर्स परचेस करके अपनी होल्डिंग बढ़ाना शुरू किया, जो दिखता है रीसेंट प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न में। जहां साल 2020 में वेदांता लिमिटेड के 50% शेयर्स प्रमोटर्स के पास थे, तो 15% FIS के पास, 18.8% DIS के पास, तो 16.2% पब्लिक के पास था। सितंबर 2020 में ये होल्डिंग 50.14 प्रमोटर्स होल्डिंग हुई, जो दिसंबर 2020 में प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़कर 55% हुई। 6 महीने बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग में एक और रैपिड सर्च दिखा, जहां ये होल्डिंग जून 2021 में बढ़कर 65.18% हुई, और उसके 6 महीने बाद दिसंबर 2021 में 65.18 से बढ़कर 69.69% हुई। एज ऑन डेट वेदांता के प्रमोटर्स के पास 68.11% शेयर्स है, तो म्यूचुअल फंड्स के पास 0.25%, इंश्योरेंस कंपनीज के पास 9.7%, FIS के पास 7.4% और इंडिविजुअल्स के पास 10.2% है। महज एक साल में वेदांता के प्रमोटर्स होल्डिंग ये 50% से बढ़कर 69.69% हुई, जहां कंपनी के प्रमोटर्स की ये होल्डिंग 20% तक बढ़ी। इंक्रीजिंग प्रमोटर स्टेक ये इंडिकेट करता है कि जो कंपनी के फाउंडर्स है या जिन्हें कंपनी में सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है, वो कंपनी के ज़्यादातर शेयर्स बाय करते हैं। ये एक पॉजिटिव साइन की तरह देखा जा सकता है कि जो इंडिकेट करता है कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर कंपनी के फाउंडर्स पॉजिटिव है, और एट प्रेजेंट ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। जहाँ टिपिकली रेगुलर इन्वेस्टर्स को ये बताया जाता है कि जिन कंपनीज के पास हाई प्रमोटर होल्डिंग है वो कंपनी के शेयर्स सेफर टू इन्वेस्ट कंसिडर किए जाते हैं। जहां उस बीच कंपनी के शेयर्स के नंबर्स पर भी फर्क पड़ रहे थे। उस बीच कंपनी के शेयर्स रुपए से बढ़कर 300 रुपए तक की रैली कर है। साल 2020 से आए कंपनी के होल्डिंग पैटर्न के बाद अगर हम कंपनी ने उस बीच दिए डिविडेंड्स को देखें तो 2019 में 11,792 करोड़, तो 2020 में 1,444 करोड़।
2021 में 9,120 करोड़, तो 2022 में 19,349 करोड़, 2023 में 41,149 करोड़। देखा जाए तो कंपनी के दिए हुए डिविडेंड्स की तरफ देखें तो साल 2020-21 में कंपनी ने 9,000 करोड़ के डिविडेंड्स दिए, जो ऑलमोस्ट डबल होकर 2022 में 19,349 करोड़ हुए, और 2023 में 2022 के नंबर्स के मुकाबले डबल होकर 41,149 करोड़ हुए। कंपनियां डिविडेंड्स अनुमान अपने प्रॉफिट्स में से देती है, जहां वेदांता का प्रॉफिट साल 2021 में 15,000 करोड़ था, तो 2022 में 23,700 करोड़ था, तो 2023 में वेदांता का प्रॉफिट 14,500 करोड़ था। तो अगर हम कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें जिसमें प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया, वो चार्ट स्क्रीन पर देखते हैं। साथ ही हम कंपनी ने दिए हुए प्रॉफिट्स को भी जोड़ते हैं, और साथ ही में हम कंपनी ने दिए हुए पिछले 3 साल के यानी 2021, 22, 23 के डिविडेंड्स के नंबर्स का चार्ट देखते हैं, तो प्रॉफिट्स के मुकाबले डिविडेंड्स ऑलमोस्ट शूट अप हुए। साल 2021 या साल 2022 में नंबर्स तो ठीक है, जहां कंपनी के प्रॉफिट ज़्यादा थे और डिविडेंड्स कम थे, मगर साल 2023 के नंबर्स में देखें तो वेदांता ने 41,000 करोड़ के डिविडेंड्स दिए। वही अगर प्रॉफिट देखें तो 14,500 करोड़ है। तो सवाल यही आता है कि अगर कंपनी साल में 14,000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करती है तो 41,000 करोड़ के डिविडेंड कैसे दे सकती है। डिविडेंड अमाउंट अगर प्रॉफिट्स में से माइनस भी करते हैं तो 26,600 करोड़ का बड़ा डिफरेंस आता है। वैसे तो इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देना कोई बुरी बात नहीं है, मगर कंपनी इतने डिफरेंस से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, तो जो डिफरेंस अमाउंट 26,600 कंपनी अरेंज कैसे करती है। और दूसरा कारण, इतना ज़्यादा डिविडेंड कंपनियां देती क्यों है, क्योंकि अनुमान अगर हम बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज की बात करें तो वो इतना ज़्यादा डिविडेंड्स नहीं देती, मगर देश की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज यानी पीएसयू कंपनी जिनकी सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड रहती है, जिसका कारण ये होता है कि गवर्नमेंट उसमें मैक्सिमम स्टेक होल्डर रहती है। जो कंपनीज के प्रॉफिट्स अपने बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो वो अमाउंट कलेक्ट करते हैं डिविडेंड्स के फॉर्म में, जो लो टैक्स वैल्यू पर गवर्नमेंट उसे अपने गवर्नेंस में लगा सकती है। तो यहाँ वेदांता कोई पीएसयू नहीं, न कि इसके प्रमोटर्स को ये लो टैक्स वैल्यू किसी गवर्नेंस में लगाना है। जहां हमने पहले कहा था कि वेदांता ग्रुप इंटरेस्टेड था अपनी कंपनी को डीलिस्ट करवाने में, जिसमें वो कंपनी का मेजर स्टेक होल्डर बन सके। साल 2020-21 में कंपनी के प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन बढ़ने का कारण यही से शुरू होता है, क्योंकि जो डिविडेंड्स कंपनी प्रोवाइड करती है उसके 68.1% होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। जो हम उसे जोड़ दे तो 28,000 करोड़ का डिविडेंड आता है। 28,000 करोड़ डिविडेंड कंपनी इसे अपने पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट नहीं कर रही थी, अदरवाइज कंपनी के प्रॉफिट नंबर्स में वो इसे इंडिकेट कर जाता। साल 2020-21 में जब स्टॉक वैल्यूज लो कॉस्ट पर थे, कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने शेयर प्लीज किए और वो लो रेट्स पर स्टेप बाय स्टेप अपने होल्डिंग को कंपनी में बढ़ाने लगे। अब स्टॉक प्लीज करके शेयर बढ़ाना है तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी, क्योंकि अनुमान ये सब करते हैं। हम सब हमारे रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिस में ये सब कर चुके हैं, लेकिन यहाँ वेदांता का प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब कंपनी ने स्टॉक प्लीज किए तो उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कैसे पे करना था, ये बड़ा सवाल था। क्योंकि अनुमान छोटी कंपनियां जिनका मार्केट कैपिटल 1,000-2,000 करोड़ है, उसमें ये आम बात है कि वो कर सकते थे, लेकिन वेदांता जिसका मार्केट कैपिटल लगभग 60,000 करोड़ मार्केट कैपिटल उस समय था, और यही कंपनियां हाई डिविडेंड्स देकर, क्योंकि कंपनी का ज़्यादातर हिस्सा प्रमोटर्स का था, इसलिए जो डिविडेंड सबसे ज़्यादा प्रमोटर्स को मिलता था, और प्रमोटर्स इस सब डिविडेंड्स को अपने पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज का डेट क्लियर करने में इस्तेमाल करने लगे। अनुमान कंपनियां अपने प्रॉफिट्स में से डिविडेंड देती है, मगर वेदांता साल 2022-23 में ये दे सका अपने कैश फ्लो बढ़ने की वजह से। ग्लोबली कमोडिटीज़ के भाव बढ़ने की वजह से वेदांता का कैश फ्लो बढ़ा। साथ ही अपने ओवरऑल कंजम्पशन में वेदांता का कोल का लगभग 36 मिलियन मेट्रिक टन कंजम्पशन है, जिसके इंटरनेशनल मार्केट में भाव लगभग 60 से 70% तक गिरे, जिसके वजह से वेदांता को रॉ मटेरियल परचेस करना सस्ता पड़ा, जिसके वजह से उनका ऑपरेशनल कॉस्ट फ्लो बढ़ा। साथ ही लास्ट ईयर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ग्लोबल मार्केट्स में बेस मेटल कमोडिटीज़ के भाव बढ़े। जहां वेदांता मेटल एक्सट्रैक्शन का काम करता है तो उसे उसका सबसे ज़्यादा फायदा मिला। इन दोनों वजह से वेदांता का रिजर्व कैश फ्लो बढ़ा, जो हम कंपनी के लास्ट 5 ईयर्स का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देख सकते हैं।
मार्च 19 में ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 23,700 करोड़ था, तो मार्च 20 में ये घटकर 19,300 करोड़ हुआ। मार्च 21 में ये बढ़कर 23,980 करोड़ हुआ। तो मार्च 22 में जब कोल के भाव इंटरनेशनली गिरे थे, ये ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज होकर 34,963 करोड़ हुआ। तो मार्च 23 में जब रशिया यूक्रेन वॉर के बाद बेस मेटल कमोडिटीज़ के भाव बढ़े थे, वेदांता के कैश फ्लो भी बढ़े थे, जिसके वजह से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 2023 में 33,000 करोड़ आया। तो यही वेदांता के प्रमोटर्स अपने दूसरे कंपनी के बढ़े हुए कैश फ्लो को डिविडेंड्स के फॉर्म में देकर कंपनी के प्लीज किए हुए शेयर्स पर लोन और इंटरेस्ट दे पा रहे थे। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। ओवरऑल कंपनी को अपने कैश फ्लो से डिविडेंड और लोन इंटरेस्ट देने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, जो साल 2019 में 7,612 करोड़ थी, तो साल 2020 में 12,123 करोड़ थी, तो मार्च 21 में 11,600 करोड़ थी। मार्च 21 तक इस नंबर्स में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि प्रमोटर्स उस पीरियड में अपनी होल्डिंग स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहे थे। मगर मार्च 22 में जो डिफरेंस आया वो 28,755 करोड़ था, जो ऑलमोस्ट मार्च 2021 के 2.5 गुना ज़्यादा था। और ये मार्च 2023 में ये और ज़्यादा बढ़कर 43,348 करोड़ हुआ। इतने कैश रिक्वायरमेंट्स के लिए कंपनी ने एडिशनल लोन लिया, जिसके वजह से कंपनी के ऊपर डेट बर्डन बढ़ा। FY24 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी के ऊपर डेट बर्डन 60,000 करोड़ रुपए हुआ है। अपने इस डेट बर्डन को कम करने के लिए कंपनी ने अपने कई एसेट सेल्स किए, जहां रिसेंटली कंपनी ने अपने NCD यानी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स बेचकर 2,500 करोड़ रुपए जुटाए। तो इस पूरे इवेंट से आउटलुक ये निकल कर आता है कि वेदांता लिमिटेड को अपनी पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज का ओवरऑल डेट क्लियर करना है। कंपनी ने हिंदुस्तान जिंक हो या केन इंडिया के ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स को सेल करने की कोशिश की है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने की वजह से उन पर रूल्स और ऑब्लिगेशंस अलग थे, जिनकी वजह से कंपनी वो कर नहीं पाई। कंपनी ने केन इंडिया के एसेट्स क्लियर करने की कोशिश की, साथ ही जून 2023 में हिंदुस्तान जिंक के साउथ अफ्रीका, नमीबिया और मॉरिशस के इंटरनेशनल एसेट्स बेचने की कोशिश की, जिसकी ओवरऑल वैल्यूएशन 25,000 करोड़ थी। इतनी कि वेदांता अपना 1/3 डेट क्लियर कर सकता था, मगर यह प्रयास भी असफल रहा। हिंदुस्तान जिंक में 30% स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जिसमें गवर्नमेंट इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज़ के लिए वन ऑफ द नॉमिनी है। इस डील के लिए वेदांता इंटरेस्टेड थी, मगर गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को सेल करने के अगेंस्ट होने की वजह से वेदांता का ये प्रयास असफल रहा। इस मेगा डीमर्जर का एक और आउटलुक निकल कर आता है कि पब्लिक लिमिटेड होने की वजह से कंपनी पर नियम अलग है, जिसे अगर वेदांता अपनी वेदांता रिसोर्सेज की तरह प्राइवेट लिमिटेड बन गई तो वो ये आसानी से कर सकते हैं। एट प्रेजेंट MPS यानी मैक्सिमम प्रमोटर शेयर होल्डिंग के रूल्स के अकॉर्डिंगली प्रमोटर्स को 75% होल्डिंग से ज़्यादा रखने की परमिशन नहीं है, जिसके वजह से वेदांता इससे ज़्यादा अपनी प्रमोटर होल्डिंग नहीं रख सकती। कंपनी को इसीलिए डीलिस्ट करने के लिए शेयर्स एक्वायर करने पड़ेंगे। साल 2020 में कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू ये आज की मार्केट वैल्यू के लगभग 300% से ज़्यादा है। तो एट प्रेजेंट कंपनी को वो एक्वायर करना 2020 के कंपैरिजन में महंगा जाएगा। साथ ही कंपनी के ऊपर जो डेट है, तो इतने शेयर्स और उस पर बाकी इन्वेस्टर्स को जो प्रीमियम देना है, उसके लिए कंपनी फंड्स नहीं ला सकती। यहाँ पेरेंट कंपनी के ऊपर 60,000 करोड़ का डेट है, और अगर आप BSE का ये डेटा देखते हैं तो प्रमोटर्स ने अपने पूरे 100% शेयर प्लीज किए। तो वेदांता ग्रुप इसे अब इस प्राइस पर डीलिस्ट करना बिल्कुल ही नहीं चाहेगी, और इसीलिए कंपनी ने अपने बिजनेस सेगमेंट को अकॉर्डिंगली 6 डिफरेंट वर्टिकल्स में डीमर्ज किया, जिसका इफेक्ट ये होगा कि आज के वेदांता लिमिटेड के शेयर मार्केट रेट 222 रुपये है, तो वो 6 हिस्सों में अगर बढ़ जाएंगे और इसके इंडिविजुअल एसेट हो जाएंगे, जहां शेयर की बात करें तो वो 30-40 या कुछ पेनीज में भी आ जाएंगे। इस वजह से लोअर प्रीमियम पर वो एक एक कंपनी को स्टेप बाय स्टेप डीलिस्ट कर सके, क्योंकि वो अगर सिंगल एंटिटी वेदांता और 6 इंडिविजुअल्स कंपनी को देखेंगे तो 6 इंडिविजुअल कंपनीज के वैल्यूएशन सिंगल एंटिटीज़ के मुकाबले बहुत कम रहेंगे। ओवरऑल पिछले 3 साल से प्रमोटर्स का अल्टीमेट गोल ये कंपनी को डीलिस्ट करना था, जो इस डीमर्जर के बाद प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत आसान होगा।
वेदांता आए दिन किसी कंट्रोवर्सी में घिरा रहता है, जो किसी न्यूज़ के वजह से शेयर्स में इंट्राडे में 5-6% ऊपर नीचे की मूवमेंट होती रही। वोलेटिलिटी से जो कॉमन इन्वेस्टर्स है उन्हें परेशानी होती है। कंपनी के इन कदमों की तरफ देखें तो इन्वेस्टर्स को कहीं भी सेफगार्ड करने की कोशिश नहीं है, और जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उन्हें प्राइस कट डिविडेंड मिलने की वजह से वो सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एटलीस्ट अपने शेयर्स में इन्वेस्टेड अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड में तो भी मिली है। तो ऐसे में ये बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होगा कि हम बस डिविडेंड्स के लिए इन्वेस्टमेंट करें। वेदांता का जो डिविडेंड आता है शेयर प्राइस कट होकर मिलते हैं, तो इनडायरेक्टली हमारे पैसे हमको वापस मिलते हैं और उस पर हम 10% गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। कंपनी का आने वाले प्रोजेक्ट्स पर विजन एक अच्छा है, साथ ही इस कारोबार में वो काफ़ी एक्सपीरियंस और सीजनड है, मगर इन सब में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कुछ ज़्यादा कुछ अट्रैक्टिव नहीं लगता। ओवरऑल हमने ये स्टडी कंपनी द्वारा एनुअल रिपोर्ट से और प्रिंट और ई मीडिया की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बनाई है। इसमें हमारे पर्सनल एडवाइस नहीं है, तो निवेशकों ने इसे पूरा स्टडी करने के बाद इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकली सोचकर डिसीजन लेना चाहिए। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।